इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बाद सॉल्युबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो बच्चों वाली बात हो गई थी, अभी तक तो जितनी बात की वो आप शायद 10th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, सॉल्युबिलिटी, और यहीं से हम स्टार्ट भी होता है एक तरह से। हमारा क्वेश्चन तो कहाँ से आना है, ऐसी जगह से आना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी तो आप थोड़ा ध्यान से देखना क्या होता है ये सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं सॉल्युबिलिटी में। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, एक सॉल्वेंट बात करते हैं, सॉल्वेंट की बात करते हैं। और हमारा एक यूनिवर्सल बेस्ट सॉल्वेंट है हमारा कौन, वाटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, वाटर। हम क्या करेंगे, आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। अब आप वाटर के अगर स्ट्रक्चर जानते हो तो वाटर जो होता है वो कैसी स्ट्रक्चर लिए होता है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। और आप ये भी जानते हो कि हमारा जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जो है वो सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जो सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है। तो ऑब्वियसली आप लोग सोचो कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर कर रखा है, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है, क्या वो एग्जैक्ट सेंटर में होंगे, क्या पॉसिबल ही नहीं है। शेयर तो कर लिया इन्होंने इलेक्ट्रॉन को, पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स किसके तरफ, टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड होंगे क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होती है। और हम जानते हैं कि ये सेकंड नंबर का सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो होता क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन पर एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है, कौन सा चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन के पास कौन सा चार्ज आता है, पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो गए किसके पास, ऑक्सीजन के पास। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो इन पर पार्शियली कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। जबकि इस एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये एक डाइपोल का फॉर्मेशन कर चुका है, किसका, डाइपोल का फॉर्मेशन कर चुका है। डाइपोल मतलब जानते हो, डाइपोल दो पोल, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है। तो एक डाइपोल का फॉर्मेशन कर चुका है जो आगे जाके मैं कुछ इस तरह से शो करूंगा वाटर को, एक तरफ प्लस चार्ज और एक तरफ माइनस चार्ज। समझ जाना मैं ये बना रहा हूं, इसका मतलब क्या है, वाटर डाइपोल फॉर्मेशन कर चुका है, दो पोल बन चुके हैं इसमें, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, NaCl की। NaCl को जब मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा, नमक को जब मैं पानी में डिसॉल्व करता हूं तो होता क्या है, नमक पानी में जाता है और सोडियम जो है वो सोडियम प्लस के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही वाटर में डिसॉल्व होगा ये, तो वहां पर एक एनर्जी निकलती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, अगर वाटर के केस में हाइड्रेशन एनर्जी, अदरवाइज कोई भी अदर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेशन एनर्जी। मैं समझाऊंगा उसको थोड़ी देर में, अभी आप देखो इसको। तो ये ब्रेक हो जाता है सोडियम प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। अब आप खुद ही सोच लो, जिस तरह से ये बने थे उसी तरह ये ब्रेक भी हो गए। सोडियम प्लस और Cl माइनस आपस में जुड़े थे, NaCl का फॉर्मेशन किया, NaCl वापस ब्रेक होगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, Na प्लस और Cl माइनस। अब देखो दो प्यार करने वालों को क्या कर दिया अपन ने, बिछड़वा दिया, ठीक है। अपन ने क्या किया, बेचारे फैमिली है यहाँ पर, H2O क्या है, इनकी फैमिली, माँ बाप होंगे, ठीक है। आप समझना इसको, अदरवाइज मत लेना, मेरे समझाने का तरीका होता है, आपको भी बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो NaCl, दो प्यार करने वाले, फैमिली आई, दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग, ये आमिर खान और ये जूही चावला, कयामत से कयामत तक, शायद उन्हीं की पिक्चर है, मुझे ध्यान नहीं है, सुना हुआ है मैंने, ठीक है। तो देखो क्या होता है, क्या ये वापस जुड़ना नहीं चाहेंगे, ठीक है। NaCl, ये सोडियम और ये क्लोराइड आयन भाग रहे थे, वो फैमिली आई, दो सोडियम प्लस को फैमिली अपने घर पे ले गई, लड़के वालों को ले गए और इधर लड़की वालों को उसकी फैमिली ले गई। लेकिन ये वापस जुड़ना भी तो चाहेंगे, कोई कितनी भी बड़ी ताकत हो इन दोनों को बिछड़वा नहीं सकती। लेकिन फिर भी H2O क्या करेगा, इसको रोक के रखेगा। कैसे रोक के रखेगा, सोडियम प्लस के तरफ जितने भी नेगेटिव चार्ज है, सोडियम तो प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज चारों तरफ डिस्पर्स भी हो रहा है,
तो ये नेगेटिव चार्ज वाटर का नेगेटिव चार्ज मतलब माइनस चार्ज, वो इसको चारों तरफ से क्या करेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा कुछ इस तरह से। ये माइनस प्लस, इधर भी माइनस प्लस, इधर भी माइनस प्लस, इधर भी माइनस प्लस, और चारों तरफ से क्या होंगे, ये माइनस प्लस से जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब इस प्लस को वापस दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल माइनस प्लस, इधर भी माइनस प्लस, इधर भी आगे ऐसे, तो लगातार क्या होती जाएगी, एक लेयर बनती जाएगी इनके चारों तरफ। किस तरह से, ये अगर पॉजिटिव आयन है तो इसके चारों तरफ फर्स्ट वाटर की लेयर, फिर सेकंड वाटर की लेयर, फिर थर्ड वाटर की लेयर। क्लियर है? ठीक है, तो ये बेचारा सोडियम अब क्या हो गया, दब गया, प्रेशर में दब गया। अब ये बेचारा Cl माइनस की तरफ अप्रोच नहीं कर पा रहा है। करेगा क्या, नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसी तरह अगर Cl माइनस की बात करें तो Cl माइनस में क्या होता है, देखो ये Cl माइनस, इसको अट्रैक्ट करेगा कौन, वाटर का पॉजिटिव चार्ज, मतलब H, ये ऑक्सीजन और ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेंगे। इधर ये हाइड्रोजन और ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेंगे। ये भी वाटर, यहाँ पे भी अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पर भी इस तरह से क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज से कौन होगा, वापस हाइड्रोजन अटैच होगा दूसरी लेयर का, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। इधर भी सेम ऐसी केस चलेगा, मतलब लेयर चलती जाएगी, एक के ऊपर एक लेयर क्या होती जाएगी, बैठती जाएगी। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो Cl माइनस है वो भी क्या हो गया, प्रेशर में आ गया अपनी फैमिली के, मतलब वाटर के। ये भी वाटर के प्रेशर पे आ गया, वाटर इसको हिलने नहीं दे रहा अपनी जगह से। ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर, और इस तरह से क्या होगा, इसके चारों तरफ लेयर बनती जाएगी। अब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मतलब Na प्लस और Cl माइनस चाहकर भी आपस में एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी रिलीज होती है, इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी, इनको दूर रखने के लिए जितनी एनर्जी को रिलीज किया जा रहा है उसे ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी इन द केस ऑफ वाटर। और अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट हो तो हम उसको बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आती है? मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई बड़ी बात होगी। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आती है? तो मैं इसको दोबारा एक बार समराइज करके समझा देता हूँ कि हमारा जो आयनिक कंपाउंड है वो आयन से मिलकर बने होते हैं। तो सॉलिड स्टेट में ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ब्रेक करने के लिए बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती है। उसका रीजन एक दो अट्रैक्शन एनर्जी नहीं, यहाँ पे लाखों करोड़ों अट्रैक्शन फोर्स है, तो सबको ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा NaCl जो है, सॉरी आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, और उनके बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर प्रोसीड होता है। लेकिन जैसे ही इनको वाटर के अंदर मिक्स किया जाता है या सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक बात, अच्छा मुझे एक बात और समझानी थी, यहाँ पे थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। जैसे ही वाटर के अंदर मिक्स किया जाता है तो सोडियम को चारों तरफ से इसका डाइपोल का नेगेटिव साइन, नेगेटिव चार्ज, और क्लोराइड आयन को चारों तरफ से इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो चारों तरफ से इसको क्या कर लेता है, घेर लेता है। और ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और जैसे ही अलग अलग होंगे तो आप खुद समझ सकते हो क्या होगा, अब ये सॉलिड फॉर्म में नहीं रहा, ये मिक्सअप हो गया किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो जितने भी आयन है वाटर उन सबको क्या कर लेता है, सोल्यूबल कर लेता है उसको। ठीक है, यहाँ पे हमने वाटर ही क्यों लिया? अगर आप सोचो कि आप बोलो कि सर हम तो यहाँ पे बेंजीन लें, C6H6 बेंजीन लेने की कोशिश करें, तो बच्चों बेंजीन में ये सॉल्यूबल नहीं है। चलो तो बेंजीन तो खैर दूर की बात है, आप अभी इनिशिएट ही कर रहे हो, तो मैं बेंजीन जैसा एग्जांपल नहीं लूंगा। मैं बोलता हूँ जैसे अगर मैं पेट्रोल ले लूँ यहाँ पे, या डीजल ले लूँ, या कैरोसिन ले लूँ, तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन जो है हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। और हाइड्रोजन खुद एक मेटल है, सॉरी हाइड्रोजन खुद एक नॉन मेटल है, और कार्बन भी खुद एक नॉन मेटल है। तो दोनों आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। वहां पे आयनिक कंपाउंड नहीं बनेगा। आयनिक कंपाउंड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, एक मेटल होगा तो दूसरा नॉन मेटल होगा। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन खुद नॉन मेटल है और कार्बन भी खुद नॉन मेटल है,
तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवलेंट बॉन्ड में कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट नहीं होता, ठीक है, थोड़ा बहुत शिफ्ट हो जाए पर ऐसा भी नहीं होगा कि उनके ऊपर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ जाए, ठीक है। तो वहां पर जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नहीं आएंगे तो क्या ये इनसे इंटरेक्ट कर पाएंगे, क्या इनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। इनसे इंटरेक्ट केवल वही कर सकते हैं जिनमें पोलैरिटी क्या हो, प्रोसीड हो, पोलैरिटी जनरेट हो, वही इनके साथ क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं और इनको सॉल्युबल कर सकते हैं। इसलिए केमिस्ट्री में एक यूनिवर्सल एक स्टेटमेंट दिया गया, ट्रुथ दिया गया है, लाइक डिसॉल्व लाइक, सेम सेम को घोल लेता है। अब आप खुद सोचो, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, इंसानों को ही तो पढ़ा रहा हूँ ना। आप लोग बैठे हो मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं कोई इंसान ही तो बैठा हुआ वहां पे। अब मैं ऐसा तो नहीं है मैं कोई बिल्ली को रख दूं, बकरी या घोड़े वोड़े को रख दूं पढ़ाने बैठूं, नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि लाइक डिस और लाइक सेम सेम को क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, हम किसी और की तरफ नहीं जा पाएंगे। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। तो लाइक डिस और लाइक समान समान में क्या होता है, घुल जाता है। तो ये भी क्या है, आयनिक है और ये डाइपोल है, ठीक है। तो यहां पर आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो गया यहाँ पे, ये तो देखो पूरी तरह से आयनिक है, ये तुम्हारा क्या है आयन, और ये क्या है डाइपोल, ये आयन नहीं है बच्चों, समझो डाइपोल और आयन में डिफरेंस समझो। आयन बिल्कुल अलग हो गया, पॉजिटिव चार्ज लेके, इसमें पार्शियली चार्ज नहीं आया, इसमें क्लियर पॉजिटिव चार्ज आया, इसने इलेक्ट्रॉन देकर पूरी तरह से अलग हो गया और Cl इलेक्ट्रॉन लेके पूरी तरह से अलग हो गया, तो पार्शियली चार्ज नहीं आया, तो इनको तो मैं बोलूंगा आयन, पर इसमें पार्शियली चार्ज आया है क्योंकि ये अलग नहीं हुए, ये अभी भी जुड़े हुए, पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया इस तरफ ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन के चारों तरफ चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई एनायन की। तो ये डाइपोल है, दो पोल बना और ये आयन है, तो इन आयन और इन डाइपोल के बीच को जो इंट्रैक्शन है उसको मैं बोलता हूं क्या, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। क्लियर है, बात समझ में आती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, सॉल्वेशन। तो हम देखते हैं नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, देखो मैं हाइड्रेशन एनर्जी बोलता हूँ या सॉल्वेशन एनर्जी बोलता हूँ, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों का मतलब ही घुलना होता है। बस हाइड्रेशन में क्या होता है, हम स्पेसिफिकली वाटर की बात करते हैं, सॉल्वेशन में हम कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हैं जो कि इनको क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सके, ठीक है। तो देखो क्या होता है हाइड्रेशन एनर्जी, मैंने अभी समझाया कि जब भी कोई आयंस, आयनिक कंपाउंड को हमारा सॉल्वेंट जब किसी आयनिक कंपाउंड के साथ घुले, मतलब इसको घोलेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी कौन से आयंस में, एक्वस में। अभी जो हमारा आयनिक कंपाउंड तो किस में था, सॉलिड में था ऑब्वियसली, ठीक है, सॉलिड में ही है ना, आयनिक कंपाउंड सॉलिड में ही है, मेरे को दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए आयनिक कंपाउंड हमारा किस में, सॉलिड स्टेट में। और सॉल्वेंट हमारा जो है वो कौन से स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में। मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, किस में स्टेट में होगा, लिक्विड में। जब आयनिक कंपाउंड और सॉल्वेंट आपस में मिक्सअप होते हैं तो आयंस बनाते हैं, लेकिन कैसा आयंस, एक्वस आयन। याद करो 2 मिनट पहले बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ क्या करते हैं, वाटर का लेयर बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो जो वाटर का लेयर बनता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्वस आयंस, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एक्वस आयन, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना नहीं चाहता, मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर कि यहाँ पर एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। क्या होती है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। अब एनर्जी क्यों रिलीज हुई, देखो खुद से सोचो, इंट्रैक्शन हुआ है ना, अट्रैक्शन हुआ है, और अट्रैक्शन में तो हमेशा क्या होता है, एनर्जी रिलीज ही होगी। पहले दिन के पहली क्लास में मैंने समझाया था, मार्केट जा रहे हो, 2 सांड आपस में लड़ रहे, रिपल्शन हो रहा है, आप सब भाग जाओगे, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, सब टेंशन में आ जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पे 2 जा रहे हैं तो बड़े ध्यान से देखते रहोगे, वहीं पे बैठे रहोगे चाय के बहाने में। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। तो वहां पे एनर्जी डाउन हुई, माइंड भी क्या हुआ, कूल हुआ, जो का पार्ट, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पर क्योंकि
आयंस के साथ सॉल्वेंट इंटरेक्ट हुआ है, इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हुआ है, तो वहां पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इंटरेक्शन बढ़ा है ना, आयंस के साथ सॉल्वेंट मिक्सअप हुए, मतलब जुड़े हैं चारों तरफ से, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा है, तो यहां पे क्या होगी, एनर्जी निकलेगी। और इस एनर्जी को हम बोलते हैं कौन सी एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। सारी बात समझ। अब क्या होगा अगर, चलो इसकी बात बाद में करते हैं, सबसे पहले तो देखो, जैसे सोडियम तुम्हारा सोडियम क्लोराइड है NaCl, ठीक है, जो तुम्हारा NaCl है, ये NaCl जो है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, मैं इसको वाटर में क्या करूंगा, डिसॉल्व करूंगा, जो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। जैसे ही NaCl सॉलिड को वाटर के लिक्विड फॉर्म में, या लिक्विड वाटर में, सॉरी वाटर तो लिक्विड फॉर्म में ही होता है, मैं डाला, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, Na ये सॉलिड फॉर्म में था, अब Na किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में, पर किस फॉर्म में आ गया, चलो पहले किस में होगा, पहले ही ब्रेक होगा, तो किस फॉर्म में आ जाएगा, गैस फॉर्म में। उसके बाद क्या होगा, Cl माइनस भी किस फॉर्म में आ जाएगा, गैस फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या होंगे, ब्रेक होंगे। उसके बाद वाटर इनके चारों तरफ क्या करेगा, लेयर का फॉर्मेशन करेगा, H2O। पहले तो क्या हुआ, NaCl को ब्रेक किया, क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस गैस फॉर्म में, तो तभी तो इंटरेक्ट हुए, याद करो बॉर्न हेबर साइकिल, ये दोनों गैस फेस में थे, तब जाके इंटरेक्ट हुए, तब जाके लैटिस बना। इसने अपना गैस फेस लाया भाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ये गैस फेस में आया भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, खैर ये तो पहले ही गैस फेस में था। तो यहाँ पर ये दोनों गैस फेस आपस में जुड़ते हैं, तो NaCl बनाते हैं, तो NaCl ब्रेक होगा, तो किस, सॉलिड ब्रेक होगा, तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। अब वाटर आया, तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा, इस Na प्लस गैस को चारों तरफ से कवर कर दिया किसने, वाटर ने, तो अब मैं इसको बोलूंगा सोडियम प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। क्लियर है, बात समझ में आती है, यहाँ तक कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं दोबारा समझा देता हूँ इसको, अगर समझ में नहीं आया तो। हमारा सोडियम क्लोराइड जो है सॉलिड फॉर्म में था, नमक सॉलिड फॉर्म में था, पानी के ग्लास में डाला, ये NaCl पानी ने क्या करा, इनको दूर दूर खींचना स्टार्ट किया, क्योंकि पानी खुद, वाटर जो था वो खुद भी क्या था, डाइपोल था, उसमें भी चार्ज था, पार्शियली चार्ज सही पर चार्ज था, तो इसने इस Na को अपनी तरफ खींचा, Cl को अपनी तरफ खींचा, मतलब वाटर के नेगेटिव चार्ज ने सोडियम को अपनी तरफ खींचा, और पॉजिटिव चार्ज ने क्लोरीन को अपनी तरफ खींचा, तो सॉलिड ब्रेक हुआ, तो वापस कन्वर्ट हुआ किसमें, गैस में। और जैसे ही गैस में कन्वर्ट हुआ, तो इस प्लस के चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन कर दिया, एक क्या, एक से बहुत ज्यादा लेयर का फॉर्मेशन किया किसने, वाटर ने। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, सोडियम प्लस एक्वस, और इसको क्या बोलेंगे, Cl माइनस एक्वस। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आती होगी, ठीक है। अब सोचो कि लैटिस को ब्रेक कर दिया हाइड्रेशन ने, बड़ी मुश्किल से तो हमने लैटिस बनाना सीखा था, अब उसको तोड़ रहे हैं, क्या मजा आया, आएगा कुछ मजा, इतनी मुश्किल से तो हमने क्या करा, लैटिस को बनाना सीखा और उसको तोड़ दिया, मतलब लैटिस की तो अब कोई इज्जत ही नहीं रही क्या, इतने देर से लैटिस पढ़ रहे थे, लैटिस एनर्जी, और अब उसको ब्रेक कर दिया और हमारा हाइड्रेशन एनर्जी जीत गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि कुछ आयनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेरियम सल्फेट, आयनिक कंपाउंड है बेरियम सल्फेट, हमने देखा भी थोड़ी देर पहले, आयनिक कंपाउंड है Ba+2 और SO4 2 माइनर, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, जबकि NaCl देखा तो NaCl डिसॉल्व हो गया, ऐसा क्यों भाई, सोडियम क्लोराइड वाटर में इजीली डिसॉल्व हो गया, पर बेरियम सल्फेट वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ, व्हाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है, ये PPT का फॉर्मेशन करता है, तो ये ब्रेक नहीं हुआ, जबकि है दोनों ही क्या, आयनिक, ये दोनों ही क्या है, हमारे आयनिक कंपाउंड है, फिर भी ब्रेक नहीं हुए। तो अब क्या समझते हो, क्या कारण है, ऑब्वियसली ये जुड़े किसकी वजह से थे, लैटिस एनर्जी की वजह से। NaCl भी किससे जुड़ा था, लैटिस एनर्जी की वजह से, लेकिन NaCl क्या हो गया, वापस टूट गया, जैसे ही वाटर में डिसॉल्व किया तो वापस टूट गया, किसकी वजह से, हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से। तो यहां पर हम कह सकते हैं
कि हाइड्रेशन है, देखो एनर्जी निकलनी चाहिए, किसी भी कंडीशन में एनर्जी निकलनी चाहिए, तभी मॉलिक्यूल क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, कंपाउंड स्टेबल होते हैं, और हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है। तो हमारा हम यहाँ पे बोल सकते हैं, अच्छा लैटिस एनर्जी भी क्या होती है, एनवायरमेंट में निकलती तो है, लैटिस एनर्जी भी निकलती है, हाइड्रेशन एनर्जी भी निकलती है। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से, मतलब मैं यहाँ पे बात करता हूं लैटिस एनर्जी का अमाउंट ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, हाइड्रेशन एनर्जी के कंपैरिजन में, मतलब लैटिस एनर्जी ज्यादा पावरफुल है किसके कंपैरिजन में, हाइड्रेशन एनर्जी के कंपैरिजन में, ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तब तो ये ब्रेक नहीं होगा। सिंपल सी बात। खली, ये खली है, खली छोड़ो, खली तो फिर बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया। किसकी बात करें, आप खुद ही सोचो, सलमान खान की बात करते हैं, बॉडी बिल्डर है, उसके उसके बॉडीगार्ड की बात करते हैं शेरा की, सलमान खान का बॉडीगार्ड है शेरा, ये शेरा है, ये कौन है, शेरा, और ये मैं हूं, आइनू, ठीक है। तो बताओ मेरी हिम्मत होगी मैं शेरा को जाके एक पंच मार सकूं या मुक्का मार सकूं, पागल हूं क्या, पागल सांप ने थोड़ी काटा मेरे को, नहीं काटा ना, मैं पागल हूं कि मैं शेरा को जाके थप्पड़ मारूंगा, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, मुझे पता नहीं कहां समेट के कहां फेंक दे, मुझे पता भी नहीं चलेगा, मैं उसके सामने हाथ उसे भिड़ने कभी भी नहीं जाऊंगा। इसका मतलब यहाँ पर कौन जीता, शेरा जीता। तो जो कुछ चलेगा शेरा की मर्जी से चलेगा, मेरी मर्जी से नहीं चलेगा। तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी की मर्जी चलेगी, वो ब्रेक नहीं होगा। मैं सर्वसर्वा हूं, लैटिस एनर्जी यहाँ पर सर्वसर्वा है, वो हाइड्रेशन एनर्जी कहेगा भाड़ में जा, मेरे सामने दिख मत जाना तू। क्लियर है बात, क्लियर है, यहां तक समझ में आती है, ठीक है। लेकिन यहां पे बात करते हैं वापस लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में, तो यहां पे तो हमारा लैटिस एनर्जी वही शेयर ही है, और ये आ गया मेरा फेवरेट, कौन किसको है, मेरे फेवरेट दो चार है, अंडरटेकर भी मेरा फेवरेट है, सबसे ज्यादा फेवरेट तो जॉन सीना और रे मिस्ट्रियो, हम लेते हैं खली हमारे इंडियन को, ठीक है। अब बताओ शेरा की हिम्मत है कि खली से जाके बैठ जाए, अब मर्जी चलेगी किसकी, खली की, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है यहाँ पे, पावरफुल कौन हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी मारेगा लात किसको, लैटिस एनर्जी को, बोलेगा मेरे रहते हुए तू लैटिस बना के बैठा हुआ, हिम्मत है तेरे में, अभी तोड़ के बताता हूँ, ठीक है। तो क्या करेगा हाइड्रेशन एनर्जी, NaCl को ब्रेक कर देगा, सॉल्युबल कर देगा, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को क्या करना है कि कभी कोई क्वेश्चन आ गया कि ये सॉल्युबल नहीं है और ये सॉल्युबल है, तो हमें कोई डेटा वेटा तो याद रखने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या बोल देंगे, इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी, इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू लैटिस एनर्जी। नमक का आप एग्जांपल देखो, नमक क्या है, बरसात के मौसम में अपने आप नमी आ जाती है, उसमें मॉइस्चर आ जाता है, मॉइस्ट हो जाता है थोड़ा, जानते हो, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी क्या है ज्यादा, वो सोख लेता है पानी को अपनी तरफ, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आती है। तो ये इसका हाइड्रेशन एनर्जी, अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो कंपाउंड हमारा सॉल्युबल नहीं है, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो हमारा कंपाउंड क्या है, वाटर में या सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आती है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट बात करता हूँ थर्मल स्टेबिलिटी की, ये तो हाइड्रेशन एनर्जी हो गई, हमें एक इंपॉर्टेंट बात और करनी है यहाँ पे, किसकी, थर्मल स्टेबिलिटी। अब देखो थर्मल स्टेबिलिटी, नाम से ही समझ में आ रहा होगा थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, मतलब मैं उसको हीट करूं उसको क्या करूं, हीटिंग के थ्रू ब्रेक कर दूं, मतलब हीटिंग के रेस्पेक्ट में अपनी कितनी स्टेबिलिटी शो कर सकता है। मतलब NaCl को मैं टेम्परेचर देता रहूं, जब तक देता रहूं तब तक वो मोल्टन स्टेट में नहीं आ जाता, वो ब्रेक नहीं हो जाता। अगर उसके अंदर इंट्रैक्शन ज्यादा है, काफी अच्छा आयनिक कंपाउंड बनाया हुआ है, तब तो टेम्परेचर की ज्यादा नीड होगी, और अगर उसका आयनिक कंपाउंड जो है उसमें आयन इतने अच्छे स्टेबली आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। मतलब अगर मुझे कोई ब्लॉक है,
अगर इसके एटम्स बहुत ज्यादा, इसके आयंस बहुत ज्यादा आपस में जुड़े हुए हैं, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके ये ब्रेक होगा। ठीक है। अब कोई पतला दुबला आदमी है, ठीक है, जेठालाल जी के पिताजी जैसा, ठीक है। अब जेठालाल के पिताजी जैसे हैं, वहां पे अगर मैं उनको 2 थप्पड़ मार दूं, मारना तो ये बुजुर्ग, वैसे तो बुजुर्ग नहीं है, जवान ही है, पर सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं उनको धक्का भी दे दूं तो क्या जाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इतने स्ट्रांग नहीं है, तो 1-2 थप्पड़ में काम चल जाएगा। और वहीं हमारा शेर आ जाए या खली आ जाए या अंडरटेकर आ जाए, तो भाई साहब मैं मतलब वो तो रिएक्ट नहीं कर रहे, पर मैं उनका थप्पड़ मारते रहूंगा, मेरे हाथ टूट जाएंगे पर उनका कोई असर नहीं होगा। ठीक है। तो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब उनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू बापूजी के, किसके, जेठालाल जी के। ठीक है। चलो देखते हैं फिर क्या होता है थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, सोचो, सोचते रहो। आपको ईमानदार से सोचना है और सोच के वीडियो पोस्ट करो और मुझे कमेंट करो कि आपने क्या सोचा। सोचो थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी। देखो थर्मल स्टेबिलिटी सीधा साधा मतलब उनके आयंस को ब्रेक करना। ठीक है। आयंस को ब्रेक करके गैस फेस में लाना, यही तो थर्मल स्टेबिलिटी है। अब आयन जितने स्ट्रांगली बॉन्डेड हों या जितने स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे, उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उनको ब्रेक करने के लिए। मतलब वो थर्मली उतने ज्यादा स्टेबल होंगे, उनकी स्टेबिलिटी टेम्परेचर के प्रति उतनी ही ज्यादा होगी, तभी तो थर्मल स्टेबिलिटी है, टेम्परेचर के प्रति स्टेबिलिटी। छोटा मोटा कोई नॉर्मल आयन है जो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा सा टेम्परेचर दूं वो ब्रेक हो गया। लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो मैं उसको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, मतलब उसकी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ गई थर्मली, मतलब टेम्परेचर के प्रति। तो यहां पर हम किसकी बात करेंगे, ऑब्वियसली किसकी बात करेंगे, लैटिस की। किसकी बात चलनी चाहिए, लैटिस की। मैं कह रहा हूं वो आपस में बहुत अच्छी तरह से अट्रैक्टेड हो, तो अट्रैक्टेड कैसे रह सकते हैं, जब वो लैटिस फॉर्म में। ठीक है। तो जिसमें लैटिस किसका अच्छा बनता है, जिसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा निकली हो, क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतना ज्यादा अट्रैक्शन, मतलब जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा एनर्जी निकली, उतना ही अच्छा लैटिस बना। तो लैटिस एनर्जी जिसमें ज्यादा होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है। लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं किसकी, आगे सॉल्युबिलिटी की। ये तो थर्मल स्टेबिलिटी की बात हो गई, सॉल्युबिलिटी भी साथ में लेके चलते हैं। तो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, बताओ। लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी, ऑब्वियसली क्या होगी, लैटिस एनर्जी अगर बहुत ज्यादा है तो वो सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। अभी थोड़ी देर पहले देखा अपन ने, हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा है लैटिस एनर्जी से तो वो इजिली डिसॉल्व हो जाएगा, और अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से तो सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको याद रखना है, दोनों को ही हमने लैटिस एनर्जी से कोरिलेट किया है, स्टेबिलिटी सॉरी थर्मल स्टेबिलिटी और ये सॉल्युबिलिटी, दोनों को ही। सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी के। आप खुद ही सोचो, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा तो ब्रेक नहीं हो पाएगा, सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो इसका मतलब उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या, उतनी ज्यादा। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आती है। ठीक है, नॉर्मल बात थी। चलो अब इसके क्वेश्चन करते हैं, मेन तो क्वेश्चन ही है। ठीक है। अच्छा एक और बात याद रखना, सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी कब ज्यादा होती है, जब हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा निकली हो। तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी निकली उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ी। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आती है। ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं, प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चन की। ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, सॉल्युबिलिटी की। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा बनता जा रहा है तो मैं इसको यहीं पे पोस्ट करूंगा, थोड़े 1-2 एग्जांपल देके। ठीक है। उसके बाद अपन इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक। तो देखो सॉल्युबिलिटी में मैं एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले लिथियम फ्लोराइड और लिथियम आयोडाइड। लिथियम
फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम आयोडाइड। तो आप मुझे बताओ सबसे इजीली कौन सॉल्यूबल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो आप सोचो इसको कोरिलेट किसके साथ करना है, लैटिस एनर्जी के साथ। किसके साथ कोरिलेट करना है इसको, लैटिस एनर्जी के साथ में। तो कॉमन को हटा दो, लिथियम कॉमन है तो बचा कौन, एनायन। एनायन कौन है हमारा, F माइनस, Cl माइनस, I माइनस। साइज किसकी बड़ी है, I माइनस की, देन Cl माइनस की। साइज जिसकी ज्यादा बड़ी होती है उसकी लैटिस एनर्जी क्या होती है, उतनी ही कम होती है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अरेंजमेंट अच्छा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसकी साइज सबसे छोटी होगी। ठीक है, साइज जिसकी छोटी होगी। तो यहाँ पर लैटिस एनर्जी का अगर मैं ऑर्डर लिखता हूं तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा लिथियम फ्लोराइड, देन लिथियम क्लोराइड, देन लिथियम आयोडाइड। पर हमारा क्वेश्चन तो सॉल्युबिलिटी के ऊपर है कि सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है। ठीक है, तो आप बताओ सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी। हमने क्या देखा, सॉल्युबिलिटी और लैटिस एनर्जी में क्या रिलेशन है। लैटिस एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी वो ब्रेक नहीं हो पाते, मतलब वो सॉल्युबल नहीं हो पाएंगे, सिंपल सी बात है। लिथियम फ्लोराइड सबसे मजबूत बना हुआ है इसलिए सॉल्युबल नहीं हो पा रहा। लिथियम आयोडाइड बेचारा सिंपली लैटिस बना के बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, आती है बात समझ में, क्लियर। ये इसके सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अपन कल देखेंगे। ठीक है, कल की क्लास शायद पूरा एग्जाम्पल में ही जाएगी, इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है हमें। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे, बाय।